हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य की पिछली क्लासों के अंतर्गत 3 क्लासों के अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों। सबसे पहले आपके तासी को पढ़ा था। उसके बाद में हमने शिव सिंह सेंगर को पढ़ा था। शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा आपके राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो इन इतिहासकारों और इनके इतिहास ग्रंथों और दोस्तों उनमें जो जो मुख्य बातें हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और जो शुक्ल हैं, इनका अभी जो काल विभाजन है वो रह गया है, जिसमें हमें थोड़े विस्तार के साथ में पढ़ना है। इसका मैं आपको अलग से एक साथ करा दूंगा इन तीनों का। लेकिन साथ ही साथ हमने दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में तो हमारा कोई भी काल विभाजन है नहीं, लेकिन ग्रियर्सन और मिश्र बंधु हैं, उनमें सबसे पहले कालानुक्रमी पद्धति है वो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में प्रयोग की गई थी। तो इनमें और शुक्ल का है, बाकी का हम साथ ही साथ पढ़ते जा रहे हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे, आज हम डॉक्टर नगेंद्र, इसके अलावा आपके श्याम सुंदर दास वगैरह हैं, अन्य जो भी इतिहासकार हैं उनके भी दोस्तों कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से यहाँ तक तो आपका ठीक था। ठीक है। तो आज हम उनका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम आपके डॉक्टर नगेंद्र का। तो जो सबसे पहला जो इतिहासकार है वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर, जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की बात की जाती है तो सबसे पहले दोस्तों जो नाम लिया जाता है वो है आचार्य शुक्ल। उसके बाद में सबसे दोस्तों जो प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ है वो डॉक्टर नगेंद्र का माना जाता है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर दोस्तों उसके बाद में कई आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे जिसको वरीयता दी जाती है तो शुक्ल और नगेंद्र के दोस्तों इतिहास ग्रंथ को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। आपने भी जिन अध्यापकों से अब तक पढ़ा होगा, उन्होंने आपको किसी ने भी यदि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी है तो उसमें उसने नगेंद्र का नाम अवश्य लिया होगा। यहाँ पर शुक्ल का नाम है। और इनसे ही जैसे कि आपकी कॉलेज प्रोफेसर की जो परीक्षा है, नेट यूजीसी की परीक्षा है, तो उनमें आपके इनके मूल्यांकन के साथ इनके तुलनात्मक विवेचन करते हुए इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। या तो आपका द्विवेदी से आएगा, या शुक्ल से आएगा, या फिर आपका नगेंद्र से आएगा। और जो सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वो आपके शुक्ल और उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से दोस्तों आते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सा इतिहास ग्रंथ है वो लिखा था। तो दोस्तों इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ का संकलन किया था जिसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। तो ये लिखा था इन्होंने 1973 में। ठीक है। इसमें जैसे आदिकाल है, ठीक है, इसके अलावा भक्ति काल है, तो भक्ति काल में निर्गुण संत काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा है, प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य धारा है। तो ये सारी दोस्तों अलग अलग लोगों के द्वारा इनका लेखन किया गया था और डॉक्टर नगेंद्र ने इनका संपादन किया था। तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1916 में बन करके तैयार हुआ था। इसके अलावा इनका दूसरा जो ग्रंथ है वो है इनका रीति काव्य की भूमिका। ये इनका दोस्तों शोध ग्रंथ है। ठीक है। हम एक नोट लगा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। सन 1948 में 1948
ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका तथा महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। अब ये क्या चक्कर है कि जब हम दोस्तों पीएचडी करते हैं तो उसमें हमें शोध ग्रंथ लिखना होता है, कौन सा विषय हम लेते हैं। तो इन्होंने दोस्तों अपने जो पीएचडी का जो विषय था वो रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक विषयों पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि है वो प्राप्त की थी। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है। अब इनके हम काल विभाजन की बात कर लें, जिनमें कई नाम हैं दोस्तों, वो आपके डॉक्टर नगेंद्र का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि भाई फलाने काल का है, वो ये नाम विभाजन किसने किया था, या डॉक्टर नगेंद्र ने जो द्विवेदी युग है उसको क्या नाम दिया है। तो इस प्रकार के जो नाम, यानी कि इसका हम काल विभाजन। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जो काल विभाजन है उसको 4 खंडों में बांटा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 प्रधान काल खंडों में बांटा है तथा आधुनिक काल को भी चार उपभागों में बांटा है। ठीक है, तो इन्होंने संपूर्ण जो हिंदी साहित्य है वो जैसे कि शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है, तो इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है और चारों का नाम क्या दिया है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो आधुनिक काल है उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इनका पहला जो काल विभाजन है, पहला कौन सा या नाम है इनका, तो पहला इन्होंने दोस्तों नाम दिया है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया है और इन्हीं के मत का समर्थन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। तो जो इसका जो समय सीमा है दोस्तों वो होगी आपकी 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा पहला इनका काल विभाजन हो गया कि 7वीं शताब्दी के मध्य से और 14वीं शताब्दी के मध्य तक ये आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। जो दूसरा इन्होंने नाम दिया वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल को इन्होंने दोस्तों पूर्व मध्यकाल भी कहा है, जो कि नामकरण पूर्व मध्यकाल नाम दिया था आपके आचार्य शुक्ल ने। तो भक्तिकाल नाम है वो भी आचार्य शुक्ल का है, तो यहाँ पर ये शुक्ल के मत का समर्थन करते हैं। तो इसमें दोस्तों भक्तिकाल की समय सीमा मानी है इन्होंने 14वीं शताब्दी से 14वीं सदी के मध्य से आपके 17वीं सदी तक, 17वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, तो ये इनका दूसरा काल हो गया। अब इनका हम तीसरा काल है वो देख लेते हैं। तो तीसरे काल का नाम है रीतिकाल।
ठीक है। अब रीतिकाल की इनकी समय सीमा है 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी, ठीक है। तो ये इनका मध्य हो गया। अब चौथा इनका काल विभाजन है वो है, ये सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाई है और कुछ नया देने का प्रयास किया है। तो जो आधुनिक काल है वो है आपका 19वीं सदी के मध्य से और अब तक, यानी कि 1973 तक। जब तक ये इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था तब तक ये दोस्तों आधुनिक काल की समय सीमा मानते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, ये नाम तो पहले ही दे रखे हैं सबने। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इन्होंने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में और उसके अलावा आधुनिक काल को भी 4 खंडों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला भाग क्या है, तो उसका नाम दिया है पुनर्जागरण काल, जिसको कि हम कहते हैं भारतेंदु युग। इसकी जो समय सीमा मानी है वो मानी है 1857 से 1900 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसने संपूर्ण जो साहित्य है उसकी विचारधारा पर अपना प्रभाव है वो छोड़ा था, इसीलिए हमें आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो 1857 से माननी चाहिए। जबकि जो शुक्ल जैसे विद्वान हैं वो 1868 से मानते हैं, जिन्होंने कहा है कि 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मुख्य पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन शुरू हुआ था, इसलिए हम आधुनिक काल की शुरुआत है वो 1868 से मानते हैं। इसके अलावा कई विद्वान हैं वो 1843 से भी मानते हैं, कई विद्वान 1850 से भी आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इन्होंने जो पहला नाम दिया है, यदि आपसे पूछे कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को कौन सा नाम दिया है, तो पुनर्जागरण काल नाम दिया है। अब हम दूसरा जो इनका नाम है वो देख लेते हैं। दूसरा नाम है दोस्तों जागरण सुधार काल, ठीक है। ये कहा है इन्होंने द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग की इन्होंने जो समय सीमा मानी है वो है 1900 ईस्वी से आपके 1918, ठीक है। जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी युग, जिसे कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दिया हुआ मानते हैं, उसे इन्होंने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है, कि इसमें दोस्तों जो अंग्रेजी शासन था, ठीक है, भारतीय जनमानस बिल्कुल हताश हो चुका था। 1857 की क्रांति आई थी, तो उससे पश्चिमी बंगाल में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि लोगों में जन जागरण का प्रयास किया था, दोबारा से जागरण का प्रयास किया था, ठीक है। तो उसमें उसे कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो ये तो हो गई दोस्तों पुनर्जागरण काल की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जागरण सुधार काल क्या है, कि पुनर्जागरण के बाद में भी जो कमियां रह गई थी तो इस काल में उन्हें सुधारा गया था। इसी तरह का जो परिवर्तन है वो साहित्य के क्षेत्र में हुआ था, जिसे हम जागरण सुधार काल की संज्ञा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जागरण सुधार काल जो नाम है वो आपके डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, और द्विवेदी युग का नाम दिया है। इसकी समय सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी मानी है। अब हम जो तीसरा है दोस्तों वो बात करेंगे छायावाद काल। छायावाद काल, और छायावाद की जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो है 1918 से 1938। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो समय सीमा है वो आपके 1900 लेकर के 20 से लेकर के आपके 1936 तक की मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने झरना के प्रकाशन से यहाँ पर छायावाद की समय सीमा है वो मानी है 1918 से लेकर के 1938 तक मानी है, जहाँ पर पंत की रूपा पत्रिका का संपादन हुआ था।
तो जब हम ये काल पढ़ेंगे तब इन पर हम दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप केवल ये याद रखें कि छायावाद काल की जो समय सीमा है डॉक्टर नगेंद्र ने 1918 से 1938 के मध्य मानी है। अब हम चौथा जो काल विभाजन है वो बात कर लेते हैं। तो चौथा इन्होंने नाम दिया है, वो दिया है दोस्तों छायावाद उत्तर काल। छायावाद उत्तर काल, और छायावाद उत्तर काल की जो इन्होंने दोस्तों समय सीमा मानी है वो 1938 से अब तक। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसके भी इन्होंने दो और उपविभाग किए हैं। तो पहला जो है वो है आपका प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल, इसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो मानी है 1938 से 1953। ठीक है, यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों का इन्होंने प्रगति प्रयोग काल दे दिया है। 1938 से लगभग 43 तक, जब तक कि तार सप्तक का प्रकाशन नहीं हुआ था अज्ञे द्वारा, तब तक हम प्रगतिवाद मानते हैं, और 1943 से 53 तक हम प्रयोगवाद का समय मानते हैं। तो इन्होंने प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 तक का समय एक ही भाग में ले लिया था। और जो दूसरा जो भाग है वो है आपका नवलेखन काल, जिसे कि हम समकालीन कविता, साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं, तो उसे इन्होंने नवलेखन काल कहा था। और नवलेखन काल की जो समय सीमा है वो 1953 से अब तक, यानी कि जब तक इतिहास लिखा जा रहा है तब तक इन्होंने समय सीमा मानी थी। तो ये दोस्तों नगेंद्र का हो गया काल विभाजन। अब हम जल्दी से इनकी एक दो बातें और लिख लेते हैं कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आरंभ है, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं सदी के मध्य से माना है। 7वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 650 ईस्वी। ठीक है, तो ये समय है वो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। इसके अलावा यदि हम दूसरी बात की बात करें, नगेंद्र ने पहला कवि सरहपा को स्वीकार किया है। तो नगेंद्र ने पहला कवि सरहपा को माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है वो पहला कवि है वो सरहपा को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा नगेंद्र है, उसमें केवल हमें रीति काव्य हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है वो याद रखना है। 1973 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन हुआ था। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो भारतेंदु युग का क्या नाम दिया है, तो वो दिया है पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी युग का जो नाम दिया है वो है जागरण सुधार काल। और छायावाद की जो समय सीमा मानी है वो 1918 से 1938 के मध्य मानी है। और हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी के मध्य से माना है। तो ये 4-5 बातें हमें मुख्य रूप से परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अब हम अगला जो इतिहासकार है वो हम बात करेंगे, वो है आपके नलिन बिलोचन शर्मा। इनके भी इतिहास ग्रंथ में थोड़ी सी विविधता देखने को मिलती है, इसलिए कई बार इनका नामकरण है वो पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इनका जो इतिहास ग्रंथ है केवल आपको इतना याद रखना है, वो आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल है। मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वो है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। चाहे तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो अगला हमारा जो इतिहासकार है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हैं आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था और उसमें क्या काल विभाजन किया था, इसको हम दोस्तों जानेंगे।
ठीक है। इनकी 3-4 बातें हैं वो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो सीधा सीधा है, शुक्ल की तरह हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी याद नहीं रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये लिखा था इन्होंने दोस्तों 1931 में। ठीक है। अब हम इनकी दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो काल विभाजन है वो किस प्रकार किया है। काल विभाजन, ठीक है। काल विभाजन इन्होंने संपूर्ण जो हिंदी साहित्य है उसको 3 प्रधान कालखंडों में बांटा है और प्रत्येक के 2-2 भाग किए हैं। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा है तथा प्रत्येक के 2 उपविभाग किए हैं। उपविभाग किए हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रत्येक जो 3 कालखंडों में बांटा है, जबकि हम देख रहे हैं नगेंद्र ने 4 कालखंडों में बांटा है, ठीक है। शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा है। तो इस प्रकार इन्होंने अपना अपना मत है कि किस प्रकार से आप बांटते हैं, इनकी अपनी स्वतंत्रता है। तो इन्होंने जो सबसे पहला जो नाम दिया है दोस्तों वो है आपके आदिकाल, ठीक है। इसमें इनकी कोई नवीनता नहीं है, मौलिकता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो दूसरा नाम दिया है दोस्तों वो है हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था बाल्यावस्था। तो ये नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था जो नामकरण है वो कौन से काल का है और किसने दिया है। तो आप याद रखेंगे ये आपका जो नामकरण है वो आपके दिया है, काल विभाजन जो किया है वो आपके किया है रमाशंकर शुक्ल रसाल। कई कहते हैं कि रामशंकर शुक्ल रसाल है, कहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल है। तो आपको कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप याद रखें केवल रमाशंकर या फिर रामशंकर, जिस तरह से आप याद रख सकते हैं वो आप याद रखिए। तो दूसरा जो काल, इसमें दोस्तों इन्होंने इसके 2 उपविभाग किए हैं। जो पहला उपविभाग है वो है आपका पूर्वार्ध आदिकाल। पूर्वार्ध आदिकाल, तो पूर्वार्ध आदिकाल की जो समय सीमा है वो है आपकी 1000 से 1200 विक्रम संवत, ठीक है। और दूसरा जो उपविभाग किया है उसका जो नाम है वो है उत्तरार्ध। तो सरल है दोस्तों, उत्तरार्ध आदिकाल, ठीक है। आदिकाल में एक तो पहले का भाग एक पीछे का भाग, तो पूर्वार्ध कहते हैं पहले को, उत्तरार्ध कहते हैं बाद के को। तो इसका इन्होंने कह दिया है 1200 से 1400 विक्रम संवत, यानी कि इन्होंने टोटल जो आदिकाल की समय सीमा है वो 1000 से लेकर के 1400 विक्रम संवत से मानी है। अब इन्होंने जो दूसरा काल विभाजन किया है वो है आपका मध्यकाल। मध्यकाल में क्या क्या आ जाते हैं, मध्यकाल में आपके भक्ति काल आ गया और आपके रीतिकाल आ गया। तो मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है, मध्यकाल को कहा है इन्होंने हिंदी साहित्य की किशोरावस्था। यानी कि आपसे क्वेश्चन यूँ बनाया जा सकता है कि कौन से इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण मनुष्य की अवस्थाओं के अनुरूप किया है, तो वो हो जाएंगे रामशंकर शुक्ल रसाल। तो हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, किशोरावस्था। अब इसके दोस्तों इन्होंने पहला जो भाग किया है वो है आपका पूर्वार्ध मध्यकाल। और इसकी जो समय सीमा मानी है वो है 1400 से 1600। से 1600, ये दोस्तों सारे के सारे विक्रम संवत में है, ठीक है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की तरह है, तो सारी जो तिथियां हैं वो संवत में चलेंगी शुक्ल की तरह। और जो दूसरा जो इतिहास वो है नामकरण, वो है आपका उत्तरार्ध
मध्यकाल। ठीक है, अंतर कितना है कि शुक्ल कहते हैं कि पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये कहते हैं पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल। तो यहाँ पर 1600 से लेकर के आपके 1800 विक्रम संवत, वहीं पर आपकी बात पहुँच गई। अब इन्होंने जो तीसरा नामकरण किया है वो है आपका आधुनिक काल। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए आपको इतना ज़्यादा इनमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये याद रखना है कि भाई ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने शरीर की, मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उनके हिसाब से अपने इतिहास ग्रंथ में नामकरण किया था, यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी युवावस्था। तो आधुनिक काल को इन्होंने कहा है हिंदी साहित्य की युवावस्था, हिंदी साहित्य की युवावस्था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की युवावस्था किसको नाम दिया है? आधुनिक काल को। और इसके भी इन्होंने दो भाग किए हैं। पहला जो भाग है वो है आपका परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी है 1800 से लेकर के 1900 संवत। ठीक है, और जो दूसरा इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो है आपका, नामकरण किया है वर्तमान काल। वर्तमान काल ये माना है आपके 1900 से अब तक। तो इस प्रकार इन्होंने दोस्तों ये माना है। तो आशा करता हूं कि डॉक्टर नगेंद्र और जो हमारे रामशंकर शुक्ल रसाल हैं तो उनका जो काल विभाजन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे रसाल जी की कुछ दो ऐसी विशेषताएं हैं जो इनके बारे में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि इन्होंने आदिकाल को तो जय काव्य काल कहा है और जो इनका रीतिकाल था उसको इन्होंने कलाकाल कह करके पुकारा है। यानी कि उत्तरार्ध जो मध्यकाल है उसको तो इन्होंने कलाकाल कहा है और जो इनका आदिकाल है उसको इन्होंने जय काव्य काल की संज्ञा है वो दी है। तो ये दोस्तों इनका याद रखेंगे कि इन्होंने आदिकाल को, वैसे ही मैं लिख देता हूँ, इतना आप समझदार हैं, आदिकाल को जय काव्य काल, आदिकाल को जय काव्य काल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहकर पुकारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे कि इन्होंने आदिकाल का जो नाम किया है वो जय काव्य काल किया है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ठीक है, आप याद कैसे रखेंगे कि जो भी काव्य शास्त्र होता है तो उसमें जय किसकी होती है? ठीक है, रसाल की होती है। रस यानी कि रसाल। ठीक है, रस की होती है, रस प्रधान माने जाते हैं। तो रसाल ने जय काव्य काल कहा है आदिकाल को। जय काव्य यानी कि जिससे शुरुआत हो रही है काव्य की जय हो रही है। और रीतिकाल को कलाकाल कह करके पुकारा है। ठीक है, रसाल कलाकाल, तो यहाँ पर आप ले से ले मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन नामों को याद कर सकते हैं। तो जय काव्य काल आपके आदिकाल को कहा है और रीतिकाल को कहा है कलाकाल। तो रीतिकाल में वैसे ही आपकी कला का आ रही है। ठीक है, कि कलाओं का कौन सा काल था? रीतिकाल था। तो ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। केवल नाम याद रखना है कि रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था, ले से ले मिला दीजिए। और वहाँ पर जय काव्य, जय किसकी होती है? रसों में, तो रसों की होती है, रसों से रसाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अगली जो बात है वो करेंगे हम दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास
तो इनका कौन सा ऐसा इतिहास ग्रंथ है? तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था दोस्तों वो है सबसे पहले हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला ये लिखा था इन्होंने 1909 से 1914 ईस्वी का समय। ठीक है, ये इनका कालखंड माना जाता है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना है वो है आपकी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा, यही दोस्तों आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पूछी जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम में ये आपकी पूछ ली जाती है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। और तीसरी जो रचना है वो है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका जो कालखंड है वो है आपका 1930। तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, कोविद कहते हैं दोस्तों कवि, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक नोट लगा करके एक बात याद रखनी है कि जो श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने अपने वर्गीकरण जो इन्होंने किया है, ठीक है, काल विभाजन जो इन्होंने किया है उसको इन्होंने मध्यम पथ के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर आप एक नोट लगा करके लिख सकते हैं कि श्याम सुंदर दास ने अपने वर्गीकरण को मध्यम पथ के रूप में स्वीकार किया है। मध्यम पथ के रूप में स्वीकार किया है। और क्या कहा है कि मेरे विचार से मध्यम पथ का ग्रहण करना श्रेयस्कर होगा। यह पथ ग्रहण करने से एक तो हम साहित्य पर काल की अनेक स्थितियों का प्रभाव दिखला सकेंगे और दूसरी ओर साहित्यकारों की जो वैयक्तिक विशेषताएं हैं उनका भी हम प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि इन्होंने अपने जो वर्गीकरण है उसको मध्यम पथ के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा जो इन्होंने काल विभाजन किया है उसको हम देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास का काल विभाजन कई बार आपसे केवल एक नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पहला है काल विभाजन, तो इन्होंने जो अपने नाम के पीछे इन्होंने दोहरा नामकरण किया है और अपने नाम के पीछे दोस्तों इन्होंने लगाया युग। ठीक है, कि आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग, आधुनिक युग। ठीक है, उसको भी भक्ति काल को भक्ति युग कहा है, रीति ग्रंथों का युग कहा है। तो एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, रीति ग्रंथों का युग है वो किसका नामकरण है? तो श्याम सुंदर दास का है। तो जिसमें कुछ नवीन मौलिकता है ना उसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो नामकरण है वो है इनका आदि युग। आदि युग, आदि युग यानी कि जिसको वीरगाथा काल कहा जाता है, वीरगाथा काल। इसकी जो इन्होंने समय सीमा मानी है वो है 1000 से 1400, 1000 से 1400 विक्रम संवत। और जो दूसरा है वो है इनका पूर्व मध्य युग। और पूर्व मध्य युग को कहा है इन्होंने भक्ति युग। भक्ति युग, इसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो है 1400 से 1700 विक्रम संवत। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा है वो हो जाएगा आपके उत्तर मध्य युग। उत्तर मध्य युग, इसको इन्होंने, ये सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण है कि रीति ग्रंथों का युग। रीति ग्रंथों का
युग इन्होंने इसको कहा है। और इसकी जो इन्होंने समय सीमा मानी है वो है आपके 1700 से 1900 विक्रम संवत। और चौथा जो नामकरण इन्होंने दिया है वो है इनका आधुनिक युग। युग पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी युग शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपको बाबू श्याम सुंदर दास करना है। तो आधुनिक युग की इन्होंने कहा है नवीन विकास का युग, नवीन विकास का युग। तो ये बात इन्होंने कही है 1900 से लेकर के अब तक, 1900 संवत से लेकर के अब तक। ठीक है, तो ये इन्होंने काल विभाजन बताया है बाबू श्याम सुंदर दास ने। हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत बार आपसे पूछी जाएगी और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, जिसमें रचना और रचनाकारों पर फोकस किया गया है। इसके अलावा युग है और किसने अपने जो वर्गीकरण है उसको मध्यम पथ के रूप में स्वीकार किया है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों हमने बाबू श्याम सुंदर दास है उसको हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हमारे जो भी महत्वपूर्ण इतिहासकार थे और उनके इतिहास ग्रंथ थे उनके काल विभाजन को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद केवल हम शुक्ल और मिश्रबंधु और ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है उसको हम विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा जो अन्य इतिहासकारों की रचनाएं हैं, ठीक है, किस किस ने लिखा था, जैसे कि नलिन बिलोचन शर्मा है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो सुमन राजे ने लिखा था। इसके अलावा आपके राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेहनारिया ने लिखा था। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ मिश्र ने लिखा था। हिंदी साहित्य जो कविता कौमुदी है वो रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा था। इसके अलावा आपके साथ जो आपके डॉक्टर बच्चन सिंह है उनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं दोस्तों हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य की ये क्लास कक्षाएं आपको कैसी पसंद आ रही हैं, कृपया दोस्तों इन कक्षाओं के बारे में भी आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको और सुधार कर सकूं और अपनी मेहनत को दोस्तों लगन के साथ में आपके साथ में ये कक्षाएं साझा कर सकूं, जिससे कि आप अपनी सफलता की जो सीढ़ियां हैं उन पे दोस्तों आप चढ़ सकें। तो चलिए आपसे मिलता हूं नई कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।